तो वंस अगेन वेलकम टू फाइनेंस और टैक्सेशन की दुनिया। इस लास्ट वीडियो में आरएसयू और ईसॉप का लास्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को डिस्क्लोजर देना होता है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में। अब जिस तरीके से मैंने पुराने वीडियोस में आरएसयू क्या होता है, ईसॉप क्या होता है, उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, कैपिटल गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, उन सबका एस्पेक्ट आपको समझाया था। सो आप समझते हैं कि अगर कोई शेयर्स, चाहे वो आरएसयू हो, चाहे वो ईसॉप हो, चाहे वो इक्विटी बेस्ड शेयर्स हो, अगर बेसिकली शेयर्स पे जो आपको प्रॉफिट हो सकता है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो कंपनी आपको उस पर डिविडेंड पे कर दे, या फिर उन शेयर्स की जब वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में, जब आप उसको सेल आउट करोगे तो कैपिटल गेन अराइज होगा। दोनों ही केस में आपको ITR 2 फाइल करना होता है, और ITR 2 में कुछ स्केड्यूल मैंडेटरी फाइल करने होते हैं, जैसे फॉरेन एसेट्स का, ठीक है, और दूसरा FSI, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, कैपिटल गेन स्केड्यूल। अब इन तीनों स्केड्यूल में कैपिटल गेन स्केड्यूल ऐसा स्केड्यूल होता है जो दोनों ही केस में आपको भरना होता है, यानी जो शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में या जो शेयर्स अनलिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। बट FSI और फॉरेन एसेट्स का जो डिस्क्लोजर होता है वो कंडीशनल होता है। अब हम बात करते हैं FSI कब आपको भरना होता है, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम आपको कब भरना होता है। जब आप किसी फॉरेन एसेट्स पर कोई डिविडेंड रिसीव करते हो और फॉरेन कंट्री उस पर TDS काटती है, बट ऑब्वियस है, मैंने आपको बताया था कि जो भी कैपिटल एसेट्स होंगी आपकी या फॉरेन एसेट्स होंगी, उस पे यूएसए जो है वो सिर्फ डिविडेंड पे TDS काटता है, अदरवाइज कैपिटल गेन पे कोई भी टैक्स नहीं काटता। सो वो हमें अपने इंडिया में उसकी टैक्सेबिलिटी शो करनी पड़ती है और उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिविडेंड इनकम जो होती है वो तो हमारे इंडिया में भी टैक्सेबल है और फॉरेन में भी टैक्सेबल है। तो जब फॉरेन में उस पर TDS काटा जाता है तो उसका क्रेडिट हम लोग अपने इनकम टैक्स में फाइल करते वक्त रिसीव करते हैं। वो कैसे लेते हैं? वो हम लोग फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम का जब स्केड्यूल फाइल करते हैं तो उसमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत हम लोग उस क्रेडिट को रिसीव करते हैं। बट वो चीज हम लोग फॉरेन एसेट के डिस्क्लोजर में नहीं करते, क्योंकि कैपिटल एसेट्स पे यूएसए में कोई भी टैक्स नहीं लगता। ठीक है। तीसरा स्केड्यूल कब फाइल करना होता है हमें? इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने फॉरेन एसेट्स को बेचा है या नहीं बेचा है। अगर आपके पास 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर के बीच में फॉरेन एसेट्स हैं तो वो आपको फॉरेन एसेट्स के स्केड्यूल में शो करना पड़ेगा। ठीक है। यूएसए में जो कैलेंडर ईयर चलता है वही फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर। बट हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके बेस पे हम लोग अपनी इनकम को शो करते हैं अपने इनकम टैक्स में। सो अब क्या करना है, जो फॉरेन एसेट्स का जो डिस्क्लोजर है उसमें कुछ सबसे इंपॉर्टेंट स्केड्यूल होता है फॉरेन एसेट्स स्केड्यूल, इररिस्पेक्टिव द फैक्ट कि आपने कोई फॉरेन एसेट्स को बेचा है या नहीं बेचा है। बस होल्ड भी किया है तो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी होती है। जब आप इस स्केड्यूल को खोलोगे तो उसमें टेबल नंबर E3 आपको चूज करना है। यूजुअली वही बात करता है फॉरेन एसेट्स की होल्डिंग जो दूसरे देश में आपकी होती है, तो A3 यूजुअली आपको चूज करना होता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है एक्विजिशन डेट। मैंने अपने वीडियोस में आपको इन सब डेट्स के बारे में बताया है, फिर से मैं आपको क्लियर करता हूँ। जो एक्विजिशन डेट में आपको वो डेट डालनी होती है जब आप ईसॉप या आरएसयू के ऑप्शंस को वेस्ट करते हो, ना कि ग्रांटिंग पीरियड। जब आप उन शेयर्स को अपने पास लेते हो, चाहे वो जीरो कॉस्ट पे लो चाहे वो प्री डिटरमाइंड प्राइस पे लो, वो डेट होती है एक्विजिशन डेट। दूसरी डेट होती है इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आरएसयू के केस में क्या होगी? आरएसयू के केस में तो जीरो होगी, क्योंकि वो शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। बट जो ईसॉप होगा उसके केस में आपको जिस भी प्राइस पे आप उसको अचीव कर रहे हो, ले रहे हो, यानी प्री डिटरमाइंड प्राइस, वो प्राइस होगा यहाँ पर। पीक वैल्यू उस पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल ईयर चाहे कैलेंडर ईयर में उस पर्टिकुलर शेयर की सबसे हाईएस्ट पीक वैल्यू क्या है वो आपको मिल जाएगी वेबसाइट से, या फिर जो स्टेटमेंट यूजुअली कंपनी वाले देते हैं उसमें आपको लिखा होता है। चौथी चीज जो क्लोजिंग वैल्यू, ये भी उसमें दिया होता है कि एट द एंड यानी 31 दिसंबर को उस पर्टिकुलर शेयर की क्या वैल्यू थी। लास्ट के दो कंफ्यूजन होते हैं टोटल ग्रॉस अमाउंट पेड और क्रेडिट, और टोटल ग्रॉस प्रोसीड्स।
देखो, टोटल ग्रॉस अमाउंट पेड और क्रेडिट में वो अमाउंट आता है कि अगर जो शेयर्स आप होल्ड कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो वैल्यू होगी। अगर आपको कोई डिविडेंड रिसीव नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। लास्ट में आता है टोटल ग्रॉस प्रोसीड्स, जो कि नॉर्मली सेल्स कहते हैं। अगर आप अपने शेयर्स को होल्ड करके बेच देते हो किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको हम लोग सेल वैल्यू कंसीडर करते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं। और एक चीज और, जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर आपको पुट करनी है वो सब इंडियन रुपीज में होनी चाहिए। जो जो भी स्टेटमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है अपनी कंपनी से वो डॉलर बेस्ड मिलता है, लेकिन उसमें सारे रेट्स उसमें आइडेंटिफाई किए जाते हैं जो आपको कन्वर्ट करके, कन्वर्जन यूजुअली सिर्फ डॉलर के रेट को नंबर ऑफ शेयर्स और जो भी उस पर्टिकुलर टाइम पे रेट चल रहा होता है उससे मल्टीप्लाई करके निकल जाता है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट स्केड्यूल होता है जो ITR 2 में कई लोगों को फाइल करने में बड़ी दिक्कतें होती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। एंड RSU और ESOP में किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।